महाराष्ट्र के डीजीपी को सीबीआई ने समन भेजा है। रियासत के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख मामले में उनको नोटिस जारी किया गया है। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भी सीबीआई का समन जारी हुआ है। सीबीआई ने गवाह के तौर पर अगले हफ्ते पेश होने को कहा है। देशमुख के खिलाफ वसूली केस की जांच सीबीआई कर रही है और इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, सीबीआई ने गवाह के तौर पर अगले हफ्ते पेश होने को कहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर मिल रही है, जहां पर महाराष्ट्र के डीजीपी को सीबीआई ने नोटिस जारी किया है और रियासत के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख मामले में भी ये नोटिस जारी किया गया है। महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को भी सीबीआई का समन जारी हुआ है। सीबीआई ने गवाह के तौर पर अगले हफ्ते पेश होने के लिए कहा है। देशमुख के खिलाफ वसूली केस की जांच सीबीआई कर रही है और इसी मामले में पेश होने के लिए कहा गया है। चलिए बढ़ता आगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को सीपेट और 4 मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने जयपुर के सीतापुरा में बने सीपेट का इफ्तिताह किया, जबकि सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और दौसा मेडिकल कॉलेज का संग बुनियाद भी रखा। इस तकारीब में यहां पर काफ़ी सारे लोग मौजूद रहे। खासतौर पर अगर बात की जाए तो मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया और रियासत के सीएम अशोक गहलोत ने भी यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, वो भी इस दौरान मौजूद रहे। मनसुख मांडविया सीतापुरा में मुनाकिद प्रोग्राम में शामिल हुए, जबकि सीएम अशोक गहलोत सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम से जुड़े। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ और जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, जहां पर इस मुलाकात में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में चल रहे मरकज की स्कीमों की रिपोर्ट दी है। साथ ही सियासी मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। मुलाकात के दौरान रियासत में वैक्सीनेशन मुहिम, बारिश के हालात और किसानों से लेकर खाद के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। उन्होंने रियासत में तालीम के मेयार को बेहतर बनाते हुए सीएम राइज स्कूल खोलने के मंसूबे के बारे में जानकारी दी। सीएम शिवराज ने पीएम के 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर भी आने की दावत दी है। हम कई तरह की योजनाएं बनाएंगे। मैंने उनको निमंत्रण भी दिया, क्योंकि स्वामित्व योजना के अंतर्गत हरदा जिला 100% सबको हमने अधिकार पत्र देने का फैसला किया है, तो उस कार्यक्रम के लिए भी मैंने उनको निमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश का जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है वह अत्याधुनिक है, बन के तैयार है, उसके उद्घाटन का, लोकार्पण का भी मैंने उनको निमंत्रण दिया। और जनजातीय गौरव दिवस के लिए जो 15 तारीख को हम मनाने वाले हैं, उसके लिए भी मैंने निमंत्रण दिया। कि चंदन की खेती क्या मध्य प्रदेश में हो सकती है, इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। उस पर मध्य प्रदेश गंभीरता से काम करेगा। कई आइडियाज आए हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। अभी हम चंदन की खेती, अगर की खेती, बांस की खेती, ये विकल्प है कई चीज़ों के, इसमें ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं किसान को भी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने 81 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों को लॉन्च किया। इस दौरान सीएम ने मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि पिछली हुकूमतों में बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन आज मिल रही है। पहले राशन माफिया राशन खा जाया करते थे, लेकिन आज राशन माफिया को जेल हो रही है। सीएम योगी ने यूपी हुकूमत और मरकजी हुकूमत के मंसूबों को गिनाकर बुआ बबुआ को घेरा। कानपुर में मनीष गुप्ता की अहलिया से सीएम योगी ने मुलाकात की है। सीएम योगी ने पूरे मामले की जानकारी ली है। सीएम से मुलाकात के बाद मकतूल मनीष गुप्ता की अहलिया का बयान सामने आया है। मीनाक्षी गुप्ता ने यह कहा है कि सीएम से मिलकर पूरी तरह से वो मुतमईन है। वहीं उन्होंने कहा कि सीएम ने सारी मांगे मान ली है। कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में पुलिसकर्मियों ने पीट करके हत्या कर दी। सीएम योगी शुरुआत से इस मामले में बेहद सख्त नजर आ रहे थे,
परिवार की मुलाकात सीएम योगी से हुई है, क्या बातें हुई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, ये बताइए कि क्या बात आपकी सीएम साहब से हुई, क्या मांगे आपने रखी उनके सामने? मेरी सीएम जी से बातचीत हुई, उसमें जितनी भी मांगे मैंने रखी थी, जैसे कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, उन्होंने उसके लिए मंजूरी दे दी। उसके बाद मैंने अभिराज के फ्यूचर के लिए कुछ उनसे फंड मांगा था, उन्होंने कहा अभी आप 10 लाख का चेक ले लीजिए, आगे के लिए हम आपको बताते हैं, सूचित करते हैं। मुझे उम्मीद है वो धनराशि अधिक ही रखेंगे और इस बात को देखते हुए रखेंगे कि मेरे यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ, एक पिताजी हैं और एक बच्चा है। बाकी मैंने सीबीआई की जांच की मांग करी थी, उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी है। उनका प्रार्थना दीजिए और मैं आगे उस पर करता हूँ। मुझे उनकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने अपने मन से एक घर के मुखिया की तरह ये सोचकर पहले ही, मेरे कहने से पहले ही बोल दिया कि आपका केस कानपुर ट्रांसफ़र करते हैं और यहाँ पे एक टीम नियुक्त करते हैं जो उसकी जांच करेगी और जो निष्पक्ष होगी। ये चीज़ मेरे को बहुत टच करी, क्योंकि ये चीज़ वही समझ सकता है जो अपना परिवार मानता हो कि हाँ वहाँ पे महिला के लिए कब कैसे जाएगी आएगी। मुझे ये विनती रखने की, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने पहले ही कह दिया। दूसरा, मुझे एक चीज़ और भी पता चली मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि उन्होंने सुबेरे ही गोरखपुर में ये कह दिया था, जब हम पहुँचे थे वहाँ पे मनीष को देखने, तो उन्होंने उसी समय कह दिया था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो पैनल के थ्रू होगा, वो उन्होंने पहले ही बोल दिया था और इनकी एफआईआर दर्ज कर लीजिएगा। लेकिन इस बात से हमें अज्ञात रखा गया, हमें वहाँ पे बहुत परेशान किया गया। इस चीज़ के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात पहले ही बोल दी गई थी। परिवार के मुखिया के तरीके उन्होंने आपसे बात की, आपकी बात को समझा, किस पद पे नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है आपको? OSD KD के पद में, केडीए में OSD पद की नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा इंसाफ की जो लड़ाई है उसके लिए तमाम दूसरे दल भी आपके साथ में सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग आपसे मिल रहे हैं, सपा के लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या इन लोगों को अब सियासत हो रही है इस पर? सच बताऊं, मैंने पहले भी ट्वीट कर दिया था, जहां मुझे लगा इसमें राजनीति आ रही है। आप मेरे ट्विटर में जाके देखिए, सब मुझे जब कोई चीज़ लगती है मैं ट्वीट कर देती हूँ। मैंने तुरंत ट्वीट किया, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को न्याय दिलाइए, राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। और इस चीज़ को मैं कहूँगी, प्लीज़ आप मेरे ट्विटर से वो अकाउंट लेके दिखाइए। माननीय महोदय जी को ये लगा, उनको भी ये फील हुआ कि कहीं ना कहीं ये राजनीति में कन्वर्ट हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ हम एक पुलिस से धोखा खाए थे, वहाँ पुलिस वालों ने हत्या करी थी, और यहाँ हमें इन्फॉर्मेशन कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे मिलेंगे, ये पुलिस के माध्यम से मिल रहा था। तो यहाँ पे संभावना क्या हुई, हमें ये लगने लगा कि ऐसा तो नहीं वहाँ हम धोखा खाए हैं, यहाँ पे भी सब मिले हों, तो ये डर लगना लाजमी है। मैं माननीय सीएम जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपका अपमान, आपकी बात ना मानना ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। आप मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, बट आप मेरी एक बार स्थिति समझिए। वहाँ पे मेरे पति को 6 पुलिस वालों ने मिल के मारा था, वो भी बहुत बेरहमी से। मैं उन सब सिचुएशन से निकल के आई थी, मेरी आपसे कोई बात नहीं, आपकी बात मेरे तक पहुंच नहीं रही है, फिर यहाँ पे पुलिस वाले बता रहे हैं वो मिलेंगे, तो फिर इसमें मुझे डाउट होना लाजमी है। तो इस चीज़ का मेरा निवेदन मानिए, हम माफ़ी चाहते हैं, बट हमारा बस इतना ही था और मैं उनके सारे डिसीजन से बहुत बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ। मुझे यकीन है वो आगे भी हमारा पूरा रूप से साथ देंगे। अब आपको लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा, जो उनके हत्यारे हैं उनको सज़ा मिल पाएगी, जो उनकी मुकम्मल सज़ा होनी चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि इंसाफ मिलेगा। जो अपने मन से इस तरह के डिसीजन लेके बोल रहा है वो इंसाफ दिलाएगा। तो मृतक की पत्नी को साफ तौर पर उम्मीद है, सीएम योगी से मुलाकात के बाद ये उम्मीद जगी है कि उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जो बाकी की जो मांगे थी वो मान ली गई हैं और उन्होंने सीएम को खुद घर के मुखिया के तरीके बताया है। कैमरामैन शुभम शुक्ला के साथ श्याम तिवारी, जी मीडिया, कानपुर। और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लखनऊ नगर निगम के कई वार्ड के नाम बदल दिए गए हैं। आपको बता दें कि फैजुल्लागंज फर्स्ट का नाम महर्षि नगर वार्ड रखा गया है, फैजुल्लागंज थर्ड का नाम डॉक्टर केशव नगर रखा गया है, फैजुल्लागंज 4 का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, जानकीपुरम वार्ड नंबर 1 का नाम भावराव, देवरस नगर रखा गया है और हैदरगंज वार्ड 2 का नाम बुद्धेश्वर रखा गया है।
अयोध्या दास वार्ड नंबर 2 का नाम राम प्रसाद बिस्मिल रखा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम खबर है। लखनऊ नगर निगम के कई वार्ड के नाम बदल दिए गए हैं। फैजुल्लागंज फर्स्ट का नाम महर्षि नगर वार्ड रखा गया है। फैजुल्लागंज थर्ड का नाम डॉक्टर केशव नगर रखा गया है। फैजुल्लागंज 4 का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रख दिया गया है। जानकीपुरम वार्ड नंबर 1 का नाम भाऊराव देवरस रखा गया है, जबकि हैदरगंज वार्ड 2 का नाम बुद्धेश्वर रखा गया है और अयोध्या दास वार्ड नंबर 2 का नाम राम प्रसाद बिस्मिल रखा गया है। तो नाम बदलने की बात कही जा रही है और जिसमें लखनऊ नगर निगम के कई वार्ड के नाम तब्दील कर दिए गए हैं। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की सरगर्मी धीरे धीरे तेज होने लगी है, लेकिन 2022 के असेंबली इंतखाबात में सभी की निगाहें मुल्क की सबसे बड़ी रियासत यूपी पर है। सबसे ज्यादा वजीर आजम देने वाली इस रियासत में मुस्लिम वोटर्स सभी सियासी जमातों के लिए अहम फैक्टर बने हुए हैं। और 9 पहुंचे सीएम योगी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दोहराया। उन्होंने राशन के बाद बिजली और दीगर सहूलियात में हर समाज और मजहब को फायदा पहुंचाने का दावा किया, जबकि तमाम अपोजिशन जमातें योगी हुकूमत पर मुस्लिम समाज के साथ तफरीक बरतने का इल्जाम लगा रही है। बहराइच पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों की तालीम और राशन का मुद्दा उठाते हुए यूपी हुकूमत पर तंज कसा है। वक्त पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी भी खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बताती रही है, लेकिन इस मरतबा रियासत में ओवैसी ने मुस्लिम क़यादत का मुद्दा उठाकर अपोजिशन को पसोपेश में डाल दिया है। गरीब के आवास के लिए, गरीब के शौचालय के लिए, गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल सके इसके लिए, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन मिल सके इसके लिए, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन मिल सके इसके लिए, हर गांव में सड़क बन सके और समान रूप से लखनऊ की तरह पूर्वा में भी और उन्नाव में भी बिजली हर घर तक रात्रि में चमचमाती हुई दिखाई दे। उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक घर में बिजली जा रही है, हर एक जगह बिजली दी जा रही है, बिना भेदभाव की बिजली दी जा रही है। और पहले तो बहन जी आती थी, वो अपने गांव अपने जिले तक सीमित रखती थी। हम दोबारा हमारी शिवपाल साहब से मुलाकात होगी और वो हमको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम कल मिले उनसे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे, चंद्रशेखर साहब भी थे, हम भी थे। और जाहिर है उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में बात नहीं हुई है। हम इतना ही कहेंगे कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी एक 8-10 दिन में, तो तफसील आपको बता। इलाकाई सियासी जमातों के लीडरान का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी है। श्रीनगर जिले के जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से वाबस्ता दर्जनों कारकुनों ने अब पीडीपी का दामन थाम लिया है। इनमें जिले में अपनी पार्टी के सरकर्दा लीडर माने जाने वाले अतहर अहमद भी शामिल है। इन सभी ने पीडीपी ऑफिस में पार्टी नायब सदर अब्दुल रहमान वेरी की मौजूदगी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रुकनीत अख्तियार की। इस मौके पर जिला पीडीपी सदर हाजी परवेज के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद रहे और जिला सदर ने नए मेंबरान का पार्टी में खैर मकदम करते हुए कहा कि आला क़यादत की साफ शबी की बदौलत ही वादी में पार्टी की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। तो एक्चुअली हम पहले पीडीपी के साथ ही थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आपको पता है अपनी पार्टी आ गई। तो हमने बहुत कोशिश की कि जो पार्टी का क्या कह रहे हैं इसमें जो रोल है पार्टी का जे&के में, जो या बाकी इनका अपना एक आइडियोलॉजी है, जो इनका एजेंडा है, हमें वो एजेंडा हमें उसके साथ कोई मतलब अच्छा नहीं ना, उसमें कोई हमें जे&के के लोगों के हित में वो एजेंडा रहा न कुछ। खाली इनका अपना कि हम एक तरह कहे कि बी टीम के नाम से उनको पुकारा गया, उसका इफेक्ट हमारे वर्करों को पड़ा, हमें पड़ा। ये मैं इनको शुक्रगुजार हूँ, आज इन्होंने समझा, लोगों की बात को समझा और पार्टियों का हित समझा कि पार्टी कौन सी पार्टी इस वक्त लोगों की बात करती है, लोगों में मशहूर कौन है, लोगों की बात कौन करते हैं। मैं इन सबों का आज अपनी पार्टी में वेलकम करता हूं। इन्होंने हमारी पार्टी का ये पहले भी हमारे साथ काम करते थे, ये आज हमारी अपनी पार्टी में वापस आ गए। एक समझो कि ये घर वापसी है इनकी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत की हिदायत पर इस वक्त जिला और ब्लॉक सतह पर पार्टी का तंजीमी ढांचा मजबूत करने की कोशिश हो रही है। इसके तहत जिला और ब्लॉक सदर का इंतखाब किया जा रहा है। शुमाली और वस्ती जिले के बाद अब जुनूबी अजला में भी पार्टी सदर का इंतखाब किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों कुलगाम जिला सदर के लिए हुए इंतखाब में साबिक MLA अब्दुल मजीद लारमी दूसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए हैं। इंतखाबी अमल पूरी तरह से शफाफ हो, इसके लिए वस्ती जोन के सदर हाजी अली मोहम्मद डार को निगरान बनाया गया था, जबकि सीनियर लीडर एडवोकेट मीर सैफुल्ला और कश्मीर जोन के इलेक्शन इंचार्ज गुलाम नबी भट्ट ने ऑब्जर्वर के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर सीनियर पार्टी लीडर सकीनी इतू और इमरान नबी डार भी मौजूद रहे। तो जो आप यहाँ पे हमारा आज इलेक्शन था डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है हमारा, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वे से हम करते हैं, चाहे हमारा हल्का प्रेसिडेंट हो या ब्लॉक प्रेसिडेंट हो या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो या कोई सूबाई प्रेसिडेंट हो या प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये डेमोक्रेटिक वे से होता है। बाकी पार्टियों की तरह ऐसा नहीं कि फलानी को बनाया प्रेसिडेंट, फलानी को बनाया जनरल सेक्रेटरी, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक वे से होता है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी जल्दी बुला सकती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। जराई के हवाले से खबर मिल रही है, कल राहुल गांधी के साथ लीडरान की मीटिंग के बाद CWC की तारीख तय होगी। कुछ लीडरान को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से कांग्रेस में बहरान चल रहा है, उसके बाद ये बड़ी खबर मिल रही है कांग्रेस से, जहां पर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला सकती है। और कल राहुल गांधी के साथ लीडरान की मीटिंग के बाद CWC की तारीख तय की जाएगी। पार्टी से बाहर का रास्ता भी कुछ लीडरान को दिखाया जा सकता है। जरा के हवाले से यह खबर मिल रही है। बहुत दिनों से सियासी बहरान चल रहा है और जिसके मद्देनजर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी इस पर कोई फैसला ले सकती है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुला सकती है और कल राहुल गांधी के साथ लीडरान की मीटिंग के बाद CWC की तारीख तय की जाएगी। कुछ लीडरान को पार्टी से बाहर का भी रास्ता दिखाया जा सकता है। जरा के हवाले से खबर मिल रही है। रामबन में कांग्रेस कारकुनों ने सड़क पर रेडी लगाकर रोजी रोटी कमाने वालों के हक में एहतजाज किया। साबिक MLA अशोक कुमार की क़यादत में कारकुनों ने बल्दिया एहलकारों पर इल्जाम लगाया कि बस स्टैंड के वेंडर्स से माहाना ड्यूटी इंचार्ज वसूल करने के बावजूद उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं कराई जा रही है। कांग्रेस लीडर के मुताबिक हर वेंडर्स बल्दिया को माहाना 1600 रुपए अदा करते हैं। उनका कहना है कि सहूलियात फराहम करने के लिए बजाय उन्हें आए दिन बल्दिया एहलकारों के हत्याआमेज रवैये का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस कारकुनों ने जिला इंतजाम में से शहरी तरक्याती महकमे पर जोर दिया कि बस स्टैंड पर पानी का इंतजाम किया जाए। आपका हमारा हाथ सबका साथ पूछना चाहते हैं म्युनिसिपल कमेटी से कि अगर आप 50 रुपए लेते हैं, एक तो इनको आप तंग करते हैं आके, दूसरा उस 50 रुपए का क्या रेवेन्यू का आप एक ही काम दिखाए जो इनके वेलफेयर के लिए किया। क्यों जी? एक काम दिखाएं जो इनकी भलाई के लिए किया। इनको पानी दिए, इनके बैठने की जगह बनाई है, इनको पूछताछ की है, ये कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इनकी सुविधा कोई देखी है? नहीं देखी है। इसीलिए हम यहाँ आए। ये रामबन का इलाका, हम लोकल है यहाँ के, हम चाहते हैं लोगों को सुविधा मिले, लोग यहाँ रहें, काम करें। म्युनिसिपैलिटी अगर बनी है तो सबके लिए बनी है, सबको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, किसी को अननेसेसरी तंग नहीं किया जाना चाहिए। ये कौन सी बात है? लेन कहाँ से? स्टोर पर जाओ तो भी लेन, पानी पर जाओ उधर भी लेन, दुकान पर जाएंगे उधर भी लेन। ये लेन हमारी 10 साल से लगी है, ये लेन हमारी खत्म करना चाहता है। और पानी बस स्टैंड में हमें पीने के लिए ज्यादा नहीं, एक पंप होना चाहिए। आउटरीच प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने उम्मीद जाहिर की है कि सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए जल्द ही कोविड पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। श्रीनगर में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बेहद नुकसान पहुंचा है और इसकी तलाफी के लिए मरकजी हुकूमत हर तरह से इकदाम कर रही है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि सीजन के दौरान हवाई टिकटों की कीमतों में तवाज़न कायम कर ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को जम्मू कश्मीर आने की तरगीब दी जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 75 ऐसे नए मकामात की निशानदेही की गई है जिनसे इलाकाई सयाहत को फरोग मिलेगा। भी देश में दुनिया में कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए भारत सरकार की ओर से अभी टूरिज्म के लिए कोई प्रमोशन का काम शुरू नहीं किया है। कोई स्टेट गवर्नमेंट भी टूरिस्ट को आने के लिए अभी तक आमंत्रण नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत आ रहे हैं। इसलिए टूरिज्म का समय लगेगा। अभी कोरोना पूरा ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद ही हम एक तरफ सेलफोन में कोई घर से बाहर नहीं निकलना, आप अंदर ही रहना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो बाहर आना चाहिए, ऐसा एक तरफ हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे, दूसरी तरफ टूरिस्ट चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते हम। इसलिए कोरोना ख़त्म होने के बाद हम एक्शन प्लान बना रहे, जैसा जैसा ओपन होगा
कोरोना से पूरा मुक्ति होगा, उसके बाद हम प्रमोशन करेंगे, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। जरूर जो एडवाइजरीज जब 30 साल से इसके ऊपर अमल में है, अभी अलग अलग देशों से बातचीत शुरू हो गए। जैसे भी कोरोना खत्म होता है, अभी वो लोग भी बात करने को तैयार भी नहीं है। जैसा कोरोना खत्म होने के बाद जरूर 100% अलग अलग देशों का जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आने के लिए जो सैंक्शंस अभी है वो सैंक्शंस हटाएंगे। जो रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रिक्शंस हटाने के लिए भारत सरकार की ओर से 100% हम पूरा प्रयास करेंगे, हम सफल भी होंगे। हम भारत सरकार की ओर से भी उसका ध्यान देने वाला है। जम्मू कश्मीर सरकार एक 75 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करके उसको डेवलप करने के लिए निर्णय किया है, क्योंकि अभी आज़ाद मिलकर 70 से 75 ईयर्स हो गए। 75 ईयर्स इंडियन सेलिब्रेशंस के अंदर आज़ाद का अमृत महोत्सव के नाम पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के अंदर ही जम्मू कश्मीर सरकार 75 डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करके उस सेंटर्स में टूरिस्ट फैसिलिटीज़ करना, उसको पब्लिसिटी करना और ब्रांडिंग करना और मार्केटिंग करना, वो काम करने वाले हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आज से फिर बंद कर दी गई है। ये फैसला दरगाह कमेटी ने कोविड के मद्देनजर लिया है। दरअसल जायरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और जिसके सबब कोरोना फैलने का खदशा ज्यादा था, इसीलिए कमेटी ने दरगाह को बंद करने का फैसला किया है। 5 अक्टूबर को हजरत निजामुद्दीन औलिया का यौम विलादत है। ऐसे में कयास आराई की जा रही है कि दरगाह में बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ सकती है और ज़्यादा भीड़ कोरोना के फैलने का सबब बन सकती है। इसी बात के मद्देनजर कमेटी ने दरगाह को बंद करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि 6 सितंबर को कमेटी के हुक्म के बाद दरगाह को खोला गया था और इससे कबल दरगाह खोलने की तारीख 5 अगस्त रखी गई थी, लेकिन इंतजामात मुकम्मल न होने के सबब दरगाह को खोलने का फैसला 6 सितंबर तक टाल दिया गया था। यूपी के बरेली में आला हजरत बरेलवी का 103वां उर्स 2 से 4 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इंतजामिया की कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक इस्लामिया मैदान में उर्स का इनेकाद किया जाएगा और उसकी तमाम तकरीबात दरगाह के निगरां हजरत मौलाना अलहाज सुबहान रजा खान की सरपरस्ती में होगी। 3 रोज़ा उर्स का आगाज़ 2 अक्टूबर को शाम 5 बजे इस्लामिया मैदान में परचम कुशाई की रस्म से होगा और उसकी सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। इस मौके पर इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में खुसूसी सजावट की जा रही है। आला हजरत के उर्स में मुल्क ही नहीं बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन शिरकत करने आते हैं। बेंगलुरु की मारूफ दरगाह हजरत तवक्कुल मस्तान सहरवर्दी का 246वां उर्स मनाया जा रहा है, जहां पर 4 रोज़ा उर्स में अकीदतमंदों ने बड़ी संजीदगी से उन्हें याद किया। कोविड-19 की वजह से इस बार कोई बड़ा प्रोग्राम तो नहीं हुआ, लेकिन दरगाह कमेटी ने हर ज़रूरी अमल को अंजाम दिया। वाज़ेह है कि इस उर्स में हर ज़ात और मज़हब के लोग शामिल हुए, जो आपसी भाईचारे का एक बेहतरीन मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।